हाँ जी। तो क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं ओएस की यूनिट थ्री पहले कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी इजी है और जल्दी हो भी जाएगी। देखते हैं, पहला टॉपिक आता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। पहला टॉपिक एफ सी एफ एस का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें हम क्या करते हैं, जो आप क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपको प्रोसेस दे रखे होंगे कि कितने प्रोसेस हैं, कि 4 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस हैं, तो नंबर ऑफ प्रोसेस दिए होंगे। अराइवल टाइम आपको दे रखा होगा, बस टाइम आपको दे रखा होगा। आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, आपको कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, और रिस्पॉन्स टाइम RT अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ठीक है। टी का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, और इसे निकालते कैसे हैं, कंप्लीशन माइनस अराइवल। जो आपका एक कंप्लीशन टाइम आएगा, इसमें से जब आप अराइवल को माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। अब ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ तो बस नॉर्मल लिखेंगी। वेटिंग टाइम कैसे आता है, टी माइनस बस टाइम, मतलब जब आप टी निकालोगे उसमें से जब आप बस टाइम को माइनस करोगे, मतलब 2 - 2 0। और आपने टी कैसे निकाला था, कंप्लीशन माइनस अराइवल, 2 - 0 2, 4 - 1 3, 8 - 5 3। ओके। अब देखते हैं सब, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीशन टाइम निकालना। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अराइवल टाइम के हिसाब से जो पहले आया उसे पहले CPU अलॉट होगा और उस हिसाब से उसका निकलेगा कंप्लीशन टाइम। ठीक है। तो पहले आपको एक गैंट चार्ट बनाना होता है। ठीक है। और एक प्रायोरिटी क्यू की आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपकी क्लास में बोला है कि इसे बनाना जरूरी है प्रायोरिटी क्यू, तो बनाओ, नहीं वैसे कर लो। देखो, गैंट चार्ट बनाने में क्या है कि आपका पहले अराइव कौन सा प्रोसेस हो रहा है। 0 नंबर पे जब 0 टाइम था तो P1 अराइव हुआ, तो उसे आपने प्रायोरिटी क्यू में डाला। सबसे पहला प्रोसेस आया आपके पास P1, तो आपने गैंट चार्ट में P1 को डाल दिया। P1 चला, P1 का बस टाइम कितना है, 2, मतलब P1 2 तक चल सकता है, 0 से अब 2 तक चल सकता है, जहां पे वो आया वहां से 2 तक। देखो, जब P1 चला 2 तक, तो उसके बीच में कौन कौन से नए प्रोसेस आए देखते हैं। इसमें 1 पे P2 आ रहा है, इसका मतलब P2 अराइव हो चुका है 1 टाइम पे। ठीक है। तो P2 को हमने प्रायोरिटी क्यू में डाला, P2 को प्रायोरिटी क्यू में डाला। ठीक है। P1 चल चुका है पूरा। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू में इस वक्त कौन कौन से एलिमेंट है। इस वक्त प्रायोरिटी क्यू में P1 हो चुका, खाली P2 बचा है, तो P2 को हमने गैंट चार्ट में डाला। अब P2 चलेगा, P2 का कितना चलेगा, जितना उसका बस टाइम होगा। P2 का बस टाइम है 2, तो P2 2 कदम चलेगा, 2 सेकंड मान लो, 2 कदम मान लो, तो वो 2 कदम चला। 2 से 2 कदम कितने हो गए, 4। जब वो 4 तक चला, ठीक है, 4 तक चला, ओके। अब हम देखेंगे 4 पे कोई अराइव हो रहा है क्या। 4 पे कोई अराइव नहीं हो रहा, 5 पे अराइव हो रहा है, तो इसका मतलब 4 से जो 5 का स्टेप होगा, 4 सेकंड से 5 नंबर की जो सेकंड होगी, वो उस पर कोई नहीं आया, तो वो एम्प्टी है। ठीक है। 5 पे कौन अराइव हुआ, P3, तो P3 को हमने पहले प्रायोरिटी क्यू में डाला। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू में, 1 और 2 हो चुके हैं, खाली P3 है, तो P3 को हमने इसमें डाला। अब P3 चलेगा कितना, जितना उसका बस टाइम है। इसका बस टाइम कितना है, 3, तो P3 5 से 3 कदम और चला, मतलब 8 तक। तब तक कौन अराइव हो चुका है, P4 अराइव हो चुका है, तो उसे प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। अब लास्ट एलिमेंट हमारा चलेगा P4 कितना चलेगा, जितना बस टाइम है, तो 4 बस टाइम तक था, तो वो 12 तक चला। ओके। अब आपको कंप्लीशन टाइम लिखना है। कंप्लीशन टाइम क्या हुआ इसका, P1 का कंप्लीशन टाइम कब हुआ, मतलब P1 कंप्लीट कब हो रहा है। P1 कंप्लीट हो रहा है 2 पे, P2 कब कंप्लीट हो रहा है 4 पे, P3 कब कंप्लीट हो रहा है 8 पे, P4 कब कंप्लीट हो रहा है 12 पे। वो आपने यहाँ लिखा। और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, जैसे मैंने बताया, कंप्लीशन माइनस अराइवल और टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, उस तरह से निकलेगा। ओके। फिर आपको एक चीज़ और निकालनी होती है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। वो कैसे निकलेगा, इनका टर्न अराउंड टाइम जो है उसका टोटल करो, तो ये 14 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, जितने आपके पास प्रोसेस थे, और ऐसी एवरेज वेटिंग टाइम, इसका टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, फिर आपको 5 प्रोसेस दे रखे हैं, उन सबका अराइवल टाइम दे रखा है, उन सबका बस टाइम दे रखा है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम आपको निकालना है, और एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टी ये सब में निकलेगा। ठीक है। ये चीज़ें निकालनी है, इन्हीं के नंबर है। तो देखो, पहले 0 नंबर पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, 4, तो हमने प्रायोरिटी क्यू में डाला 4 को। 0 नंबर पे 4 अराइव हुआ, प्रायोरिटी क्यू में 4 आया। ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू में इस वक्त हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 है, तो 4 को हमने गैंट चार्ट में डाला। 0 से कब तक चलेगा वो, जितना उसका बस टाइम है। बस टाइम है 3, तो वो 3 तक चला। अब देखो, जब वो 3 तक चल रहा है, तो उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस आए, 3 तक चल रहा है, तो पहले हमारा पहला ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, पहला कौन आया P3, क्योंकि वो 1 पे आया है। फिर कौन आया P1, वो कब आया 2 पे, तो पहले आया P3, फिर आया P1।
अभी हमारे पास ये पूरा हो चुका है, अब P3 और P1 है। तो अब हम देखेंगे ऑर्डर में कौन कौन सा है। सबसे पहले कौन है प्रायोरिटी क्यू में, जिसे हम गैंट चार्ट में डाल सकते हैं, P3। तो P3 को डाला। P3 अब कितना चलेगा, P3 चलेगा जितना उसका बस टाइम है 8, तो 3 + 8 11, वो 11 तक चला। अब जब वो 11 तक चला, इसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस आए हैं, इनके बीच में P2 आया है और P5 आया है, लेकिन ऑर्डर में कैसे आए हैं, पहले P5 आया है और फिर P2, क्योंकि 4 पे P5 अराइव हो रहा है ना, तो पहले P5 आया फिर P2 आया। ठीक है, अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में कौन कौन है, P1 P5 P2। सबसे पहले कौन है, P1, तो सबसे पहले P1 चलाएंगे, जितना उसका बस टाइम है उतना। फिर अब हमारे पास सारे एलिमेंट अराइव हो चुके हैं, तो अब हम प्रायोरिटी क्यू को देख के चलेंगे। P1 पूरा चला, फिर उसके बाद चलेगा P5 पूरा, फिर उसके बाद चलेगा P2 पूरा। और जहाँ जहाँ वो कंप्लीट हो रहे हैं कि P4 कहाँ कंप्लीट हुआ, 3 पे, और इसी तरह ये 11 पे, ये 17 पे, 21 पे, 24 पे। ये आपने लिखा। टर्न अराउंड टाइम निकालोगे कैसे, कंप्लीशन माइनस अराइवल, फिर वेटिंग निकालोगे कैसे, टर्न अराउंड माइनस बस टाइम, फिर उनका एवरेज निकालोगे, और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यूनिट 3 का। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, SJFS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है, नॉन प्रिमिटिव। दो चीजें आएंगी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, जितना वो बस टाइम है वो एक बार में पूरा चल जाएगा। और अगर आता है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि वो एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप चलेगा, बारी बारी से चलेगा, चाहे उसका बस टाइम कितना भी हो, बस टाइम उसका 5 हो, 6 हो, 7 हो, पर वो एक बार में एक स्टेप चलेगा। अब मैंने जो बोला उसे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, तो पहले ये दो क्वेश्चन देखते हैं, इसके भी दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये समझाता हूँ। ये वाला होमवर्क है, नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ड्राइव का लिंक चेक कर लेना। ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे FCFS में चलते थे अराइवल टाइम के हिसाब से, जो पहले आया उसे पहले CPU अलॉट होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम चलेंगे बस टाइम के हिसाब से। ठीक है, जिसका बस टाइम कम है उसे पहले CPU अलॉट करवाएंगे। अब वो कैसे होगा, अब देखते हैं। इसमें भी आपको ये 3 चीज़ दे रखी होंगी कि कितने प्रोसेस हैं आपके पास, कि 4 प्रोसेस हैं या जो भी हैं, और अराइवल टाइम और बस टाइम। ठीक है, अब हमने एक गैंट चार्ट बनाया और एक हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई। अब देखो 0 पे कौन अराइव हो रहा है, गैंट चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। 0 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 0 पे कोई नहीं है, तो हमारा 0 से स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 पे। 1 पे 2 प्रोसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 0 से 1 वाला स्लॉट हमारा एम्प्टी है। 1 पे प्रोसेस आ रहे हैं, कौन कौन से, 1 पे एक प्रोसेस आ रहा है हमारा P1 और एक प्रोसेस आ रहा है P3, लेकिन उनमें से कौन सा वाला चलाएं, जिसका बस टाइम कम है हम उसे चलाएंगे। तो बस टाइम कम किसका है, P3 का, क्योंकि इसका 2 है इसका 3 है, तो सबसे पहले P3 को रखा और वो पूरा चलेगा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है तो पूरा चलेगा, 2 कदम पूरा चलेगा, 1 से 2 तो कितना हो गया 3। ठीक है, जब वो 3 पे हुआ, कौन कौन से प्रोसेस अराइव हुए, चलाएंगे इसी हिसाब से, पर प्रायोरिटी क्यू में डालना है तो हम देखेंगे अराइव कौन कौन सा हो चुका है। जब वो 3 तक था, अराइव कौन कौन सा हो चुका, P2 अराइव हो चुका है, तो हमने प्रायोरिटी क्यू में P2 भी डाल दिया। अब देखेंगे P3 तो हमारा खत्म हो गया, हम देखेंगे हमारे पास बचा है P1 और P2, इन दोनों में से बस टाइम सबसे कम किसका है, P1 और P2 में बस टाइम कम है P1 का, तो हमने P1 चलाया जितना उसका बस टाइम है। 3 से 3 बस टाइम कितना हो गया, 6। अब वो 6 तक चला तो प्रायोरिटी क्यू में कौन कौन हो चुका है, अब P4 भी अराइव हो चुका है, तो हमने प्रायोरिटी क्यू में P4 डाला, ये पूरा हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे बस टाइम कम किसका है, P2 का और P4 का, दोनों का बस टाइम बराबर है, दोनों का 4-4 है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में P2 पहले आ चुका है, तो इसलिए हम P2 को चलाएंगे, जितना भी उसका बस टाइम है 4 है, तो 6 और 4 10, फिर हम P4 चलाएंगे 4 10। ठीक है, अब ये आपके पास कंप्लीशन टाइम आ गया है कि P3 कब कंप्लीट हो रहा है, P3 कंप्लीट हो रहा है 3 पे, और P1 कंप्लीट हो रहा है 6 पे, P2 कंप्लीट हो रहा है 10 पे, और P4 कंप्लीट हो रहा है 14 पे, और उसी हिसाब से फिर TAT और WT निकाल लेंगे। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम अगर आप निकालना चाहो या आपकी क्लास में बोला हो, तो जिस टाइम पे प्रोसेस को CPU अलॉट हुआ माइनस अराइवल टाइम, मतलब जैसे P3 था, P3 को अलॉट कब हुआ, P3 को अलॉट हुआ 1 पे, P3 को 1 पे अलॉट हुआ और उसका अराइवल क्या था 1, तो 1 - 1 0। अब अगर ये वाला लें, P4 को कब अलॉट हुआ है, P4 को अलॉट हुआ है 10 पे, जब 10 सेकंड हो चुके थे तो तब P4 आया है। ठीक है, और P4 का अराइवल क्या है 4, तो 10 - 4 इज 6, तो इसलिए 6। ठीक है, और इसमें भी एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये रहा, और इसमें भी गैंट चार्ट दे रखा है, प्रायोरिटी क्यू ये बना रखी है। ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू है और इसे आप खुद ट्राई करना, सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है हमारा SRTF। SRTF है प्रिमिटिव।
SJF जो था वो था नॉन प्रिमिटिव, SRTF है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक बार में एक। अब देखते हैं, इसमें आपको प्रोसेस दे रखे हैं कि ये आपके 4 प्रोसेस हैं, अराइवल, बस टाइम, जैसे हर बार दे रखा होता है। देखो गैंट चार्ट बनाएंगे और प्रायोरिटी क्यू। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू में कौन आ रहा है, 0 पे कौन अराइव हो रहा है, P1। तो प्रायोरिटी क्यू यहाँ बनी हुई है, साथ साथ मैं बनाता चलता हूँ। सबसे पहले कौन अराइव हो रहा है, P1। P1 का बस टाइम कितना है, 5। P1 का बस टाइम 5 है, ठीक है। और कौन अराइव हो रहा है, 0 पे कोई अराइव नहीं हो रहा, तो हमने P1 को चलाया। यहाँ पे P1 का बस टाइम 5 है, लेकिन प्रिमिटिव है तो एक एक कदम चलेगा, तो इसलिए P1 चला सिर्फ एक कदम 1 तक, 0 से 1 तक। अब इसका बस टाइम 5 ना होके अब इसका बस टाइम हो गया 4, ठीक है। जब वो 1 तक चला, अब हम देखेंगे जब वो 1 पे आया उस बीच में कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है क्या, देखते हैं कौन अराइव हुआ है। हाँ, P2 अराइव हो चुका है, तो अब हम प्रायोरिटी क्यू में P2 भी डाल देंगे, ठीक है। ये प्रायोरिटी क्यू थी, सॉरी मैं इसे इतनी देर से प्रायोरिटी क्यू बोल रहा हूँ, ये प्रायोरिटी क्यू नहीं, ये रेडी क्यू है। रेडी क्यू है तो रेडी क्यू में हमने P2 को डाल दिया क्योंकि P2 अराइव हो चुका है। रेडी क्यू में P2 अराइव हो चुका है। अब P2 चलेगा एक कदम 1 से 2 तक, और इसकी बस टाइम 3 था, 3 से अभी हो जाएगा 2 क्योंकि ये कदम चल चुका है। अब जब ये कहाँ तक आ गया, 2 तक आ गया। अब 2 पे कौन अराइव हो रहा है, 2 पे P3 अराइव हो रहा है। रेडी क्यू में हम P3 डालेंगे। रेडी क्यू में P3 डाला जिसका बस टाइम था 4। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ये SRTF है ये भी बस टाइम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। जैसे हमारा P3 आया था तो P3 का बस टाइम था 4। अब हमें यहाँ पे चलाना, तो अगर हम वैसे देखते अराइवल टाइम के हिसाब से तो अब P3 चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे P3 ना चल के P2 ही चला। P2 क्यों चला, क्योंकि इस वक्त हमारे पास रेडी क्यू में ये 3 है, P1, P2, P3। इनमें सबसे कम बस टाइम किसका है, P2 का। P2 का बस टाइम क्या है, 2। तो P2 चला एक कदम और, अभी 2 से 1 हो गया, ठीक है। 3 पे आ गया। जब ये 3 पे आया तो कोई प्रोसेस अराइव हो रहा है, नहीं, कोई प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा। अब देखते हैं हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन है, P1, P2, P3। सबसे कम बस टाइम किसका है, अगेन P2 का है, तो ये एक कदम और चलेगा, अभी 0 हो जाएगा, ठीक है। P2 फिर चला 3 से 4। जब ये 4 पे चला तो प्रोसेस 4 भी रेडी क्यू में आ गया है, प्रोसेस 4 रेडी क्यू में आ गया जिसका बस टाइम था 1। P2 तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं इनमें से सबसे कम बस टाइम किसका है। सबसे कम बस टाइम इस वक्त है P4 का, तो P4 चलेगा। P4 चला 4 से 5, ओके। अब ये P4 भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं सबसे कम बस टाइम किसका है, P1 और P3 दोनों का बस टाइम बराबर है, लेकिन रेडी क्यू में सबसे पहले कौन है, रेडी क्यू में सबसे पहले है P1। रेडी क्यू में सबसे पहले है P1, तो इसलिए P1 चला। अब और दोनों का बराबर है और कोई है नहीं, तो जितना उसका है वो पूरा चल गया। आप तो चाहे एक ब्लॉक में दिखा सकते हो कि वो 5 से 9 चला, या दिखा सकते हो कि 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे करके भी दिखा सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर ये एंड वाला केस है, बीच में नहीं, एंड वाला केस, जैसे यहाँ पे था, आप चाहते तो यहाँ पे भी दिखा सकते थे कि वो डायरेक्ट 1 से लेके 4 चला, लेकिन फिर वो गलत हो जाता। यहाँ पे आपको एक एक करके दिखाना है, ठीक है। तो 4 चला, फिर P1 खत्म हो गया, लास्ट में कौन बचा, P3, तो P3 भी 4 चल के खत्म हो गया, ठीक है। इसमें भी आप, जैसे आपका एक कंप्लीशन टाइम निकल गया कि P1 कब कंप्लीट हो रहा है, P1 कंप्लीट हो रहा है 9 पे। P3 कब कंप्लीट हो रहा है, P3 कंप्लीट हो रहा है 13 पे। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, P2 कंप्लीट हो रहा है 4 पे। P4 कब कंप्लीट हो रहा है, P4 कंप्लीट हो रहा है 5 पे। ये आपने यहाँ लिखा, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकाला। इसका भी एवरेज निकालोगे, एवरेज TAT और एवरेज WT, ये दोनों चीज भी निकालोगे, यहाँ लिखी नहीं बट आप निकालोगे। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, ये भी सेम ऐसे होगा जैसे यहाँ पे किया, सेम ये भी ऐसे होगा। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी ये भी होमवर्क ही एक तरीके से। सबसे पहले हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन सा आ रहा है। रेडी क्यू में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है P1 जिसका बस टाइम है 8। P1 आ रहा है जिसका बस टाइम था 8, ठीक है। तो हमने वो 1 चलाया और वो कितना हो गया, अब 7 हो गया। 1 पे कौन अराइव हुआ, 1 पे अराइव हुआ P2 जिसका बस टाइम था 4। इन दोनों में से देखेंगे बस टाइम कम किसका है, P2 का कम है, तो अब P2 चलेगा, एक कदम चलेगा तो ये हो जाएगा 3। देखो जब P2 चला उसका बस टाइम था 4, तो 4 से वो अब 3 हो चुका है, ठीक है। अब अगला प्रोसेस कौन सा अराइव हुआ, अगला प्रोसेस हमारा, देखो ये 2 पे था, 2 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, 2 पे अराइव हो रहा है P3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P3 हमारा 2 पे अराइव हुआ जिसका बस टाइम था 2, बस टाइम 2 था। अब देखेंगे इनमें से कम सबसे बस टाइम किसका है, सबसे कम बस टाइम है P3 का, तो हमने P3 चलाया और ये हो गया 1। अब ये कहाँ पे आ गया, P3 एक बार चल के 3 पे कौन अराइव हो रहा है, P4 अराइव हो रहा है। P4 अराइव हुआ, उसका बस टाइम क्या था, उसका बस टाइम भी 1 था। इनमें से देखेंगे सबसे कम बस टाइम किसका है, P3 का, P4 का,
इन दोनों का बराबर है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में पहले P3 है तो P3 चलेगा एक बार और P3 चल के खत्म हो जाएगा। और जब P3 एक बार चला तो वो 4 पे आ गया। 4 पे कौन अराइव हो रहा है? P5, जिसका बस टाइम था 3। अब सबसे कम बस टाइम किसका है? P4 का, तो P4 चलेगा और P4 चल के खत्म हो जाएगा। वो 5 पे चला, 5 पे अराइव हो रहा है P6, जिसका बस टाइम था 2। अब देखेंगे सबसे कम बस टाइम किसका है। इस वक्त सबसे कम बस टाइम है P6 का, तो P6 चलेगा। P6 चला और यहाँ पे अब सारे बराबर ही हो चुके हैं, तो इसलिए हमने 2-2 करके चला दिया, नहीं तो एक एक करके चलाना था। तो P6 चला, 2 कदम चला, P6 5 से 7 चला और P6 चल के खत्म हो गया। अब सबसे कम किसका है? P2 का, P5 का, दोनों का बराबर है। तो पहले कौन आएगा? पहले P2 आएगा, क्योंकि रेडी क्यू में सबसे पहले P2 है। तो हमने P2 चला के P2 खत्म करा। फिर उसके बाद हमने P5 चलाया, P5 खत्म हुआ। फिर एट द एंड चलेगा P7। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 20, यहाँ पे 20 लिखा। ऐसे ही सबका कंप्लीशन टाइम लिखा, तो उसे TAT और WT निकाला और फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकाला। ठीक है, तो इस तरह से होगा। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भी 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन प्रिम्प्टिव और एक होती है प्रायोरिटी प्रिम्प्टिव। और प्रायोरिटी में आपको एक चीज दे रखी होगी कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, और फिर अगला क्वेश्चन जो हमने इसी का किया है नॉन प्रिम्प्टिव का, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। एक करके दिखाऊंगा, दूसरा आपको खुद करना है। देखो इसमें क्या है, आपको प्रोसेस दे रखे होंगे कि आपके पास कितने प्रोसेस, जैसे यहाँ पे 7 प्रोसेस हैं, तो आपको दे रखा होगा कि 7 नंबर ऑफ प्रोसेस जिनका अराइवल टाइम ये है और बस टाइम उनका ये है। साथ में उनकी प्रायोरिटी भी दे रखी होगी कि उनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर ये है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे रखी होगी, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मतलब जिसका जितना कम नंबर है उसकी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी है। जैसे यहाँ पे सबसे कम नंबर है 1, तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। प्रोसेस 7 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और प्रोसेस 6 की सबसे कम प्रायोरिटी है। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू चलती कैसे है। इसमें भी आपको जैसे अराइवल टाइम है, तो आपको 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है? P3, सॉरी 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है? P1। तो आपने P1 को चलाया, प्रायोरिटी क्यू में डाला और वो चला, और वो पूरा चलेगा क्योंकि ये नॉन प्रिम्प्टिव है, तो एक बार में पूरा चलेगा। उसका बस टाइम था, P1 का बस टाइम था 8, तो वो 8 तक पूरा चला और फिर वो खत्म हो गया। ठीक है, जब वो 8 तक चला, उस बीच में कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में आए? उस बीच में हमारे पास प्रोसेस आए P2, P3, P4, P5, P6, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब लेकिन ये तो हमारे पास रेडी क्यू में आ गए, हम CPU किसके अलॉट करेंगे? जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो, सबसे जिसका नंबर कम उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखो, इसमें सबसे कम नंबर किसका है? यहाँ तक देखें, अभी P7 अराइव नहीं हुआ है, तो ऊपर तक देखते हैं इसमें सबसे कम नंबर किसका है? सबसे कम नंबर है P5 का, तो प्रोसेस 5 को अलॉट करेंगे और उसका जितना बस टाइम है 6, तो वो 6 चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। प्रोसेस 5 ख़त्म हो गया, उसके बाद वो कहाँ तक आ गया? 14 तक। अब देखो, जब वो 14 तक आ गया तो इस बीच में हमारा प्रोसेस 7 अराइव हो चुका है, रेडी क्यू में प्रोसेस 7 आ चुका है। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस 7 की थी, तो इसलिए प्रोसेस 7 चलेगा, प्रोसेस 7 चल के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे इस रेडी क्यू में तो सारे प्रोसेस आ चुके हैं, तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी हम उसे अलॉट करेंगे। देखो P5 हो चुका, अब सबसे कम नंबर किसका है? P3 भी हो चुका था, सबसे कम नंबर है P2 और P3 का। P2 और P3 का दोनों का बराबर है 4। रेडी क्यू में जो पहले होगा उसे लगाएंगे। रेडी क्यू में पहले कौन था? P2 पहले था। रेडी क्यू में पहले P2 था, P2 को चलाया, P2 खत्म हुआ। फिर रेडी क्यू में P3 था, P3 चलाया, P3 खत्म हुआ। फिर P4 था, P4 चलाया, P4 खत्म हुआ। फिर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी थी P6 की, तो P6 चलाया और P6 खत्म हुआ। और जैसे जितने कदम चलेंगे उतना आप उसमें ऐड करते जाएंगे, और जहाँ पे प्रोसेस एंड हो रहा है वो उसका कंप्लीशन टाइम है, उससे टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और एवरेज दोनों का, टर्न अराउंड और वेटिंग का निकालेंगे। और बस प्रायोरिटी नॉन प्रिमिटिव इतना ही था। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या था? इसमें हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, जिसका नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा। जैसे यहाँ 4 है तो प्रोसेस 4 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, और यहाँ इसमें 1 है तो प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी सबसे कम। चलेगा ऐसे ही जैसे हमने इधर वाले एग्जाम्पल में देखा था, सेम ऐसे ही चलेगा। इसे ट्राई करना, और कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। अगला टॉपिक आता है प्रायोरिटी प्रिमिटिव। पहली वाली नॉन प्रिमिटिव थी, ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब एक बार में एक। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम पहला ले रहे हैं, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। आपको प्रोसेस, प्रायोरिटी, टर्न अराउंड टाइम, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दे रखा होगा, बाकी आपको निकालना है। पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हो रहा है? सबसे पहले अराइव हो रहा है P1, तो P1 आपने लिखा कि P1 अराइव हो रहा है।
तो P1 लिखा और उसका बस टाइम भी लिखोगे साथ में कि उसका बस टाइम कितना है P1 का बस टाइम है 5। अभी तक हमारे पास रेडी क्यू में सिर्फ P1 है, तो वो एक कदम चलेगा, P1 एक कदम चला और अब उसका कितना हो गया बस टाइम 4 हो गया। जब वो एक चला तो उस बीच में और कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, उस बीच में अराइव हो चुका है हमारा P2 अराइव हो चुका है जिसका बस टाइम है 4। ठीक है, P2 अराइव हो चुका है जिसका बस टाइम है 4। लेकिन हम CPU किसे अलॉट करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। देखेंगे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P1 की या P2 की। P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसलिए P2 को अलॉट करेंगे। अब हो जाएगा 3। ठीक है, जब वो 3 हो गई, ये 3 हो गया। अब देखेंगे अगला प्रोसेस, जैसे P2 चला तो P2 अब 2 पे आ गया। देखते हैं 2 पे कौन सा प्रोसेस आ रहा है। 2 पे हमारा आ रहा है P3, तो हमारे पास रेडी क्यू में आ गया P3 जिसकी बस टाइम था 2। ठीक है, और प्रायोरिटी देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, उसे ही अलॉट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त P3 की है, तो P3 को अलॉट किया, ये 1 हो गया। और ये 2 से 3 पे आया, देखते हैं 3 पे कोई आ रहा है, 3 पे कोई नहीं आ रहा, तो रेडी क्यू में यही है। इनमें देखते हैं प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P3 की ज़्यादा है, तो P3 चला, ये 4 पे आ गया। अब 4 पे कोई सा प्रोसेस अराइव हो रहा है, हाँ 4 पे P4 अराइव हो रहा है जिसका बस टाइम 1 है। और ये तो खत्म हो चुका है, P3 खत्म हो चुका है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनमें किसकी है, P4 की है। P4 को चलाएंगे, P4 खत्म हुआ। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P2 की है। P2 चलाएंगे, P2 खत्म हुआ। फिर लास्ट में बचा P1 चलाएंगे, P1 खत्म हुआ। और कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और इनका एवरेज निकालेंगे और बस। और ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, लेसर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। थोड़ा बड़ा सा है क्योंकि इसमें 7 प्रोसेस हैं, लेकिन सेम चलेगा जैसे ये है। और कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू कमेंट नाउ। आंसर तो आपको दिख ही रहा है, ये करेक्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यही है इसका। ठीक है, और नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार देख लेना, ड्राइव पे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला टॉपिक आता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में हम टाइम क्वांटम का यूज़ करते हैं। टाइम क्वांटम एक में 2 ले रहे हैं और एक में टाइम क्वांटम हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, जैसे नॉन प्रिमिटिव में जितना उसका बस टाइम होता था वो पूरा चल जाता था, वाइल प्रिमिटिव में वो एक एक चलता था, एक बार में एक कदम। टाइम क्वांटम का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है तो एक बार में वो 2 कदम चलेगा, और यहाँ पे 3 दे रखा है तो एक बार में वो 3 कदम चलेगा, मतलब वो 3-3 के सेट में चलेगा। और यहाँ पे 1 दे रखा होता है फिर वो 1-1 के सेट में चलता। ठीक है, और इसमें आपको रेडी क्यू बनानी होती है, लेकिन इसमें रेडी क्यू बना के उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आ रहा है, P1 आ रहा है सबसे पहले। ठीक है, तो आपने रेडी क्यू में P1 डाला। P1 का बस टाइम कितना था, P1 का बस टाइम था 5। आपने डाला, टाइम क्वांटम 2 था तो वो 0 से 2 तक चला और ये 5 से हो गया 3। जब वो 2 तक चला तो उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस आए, उसके बीच में P2 आया, P3 आया। हमें सिंक्रोनस ऑर्डर में रखना है। पहले कौन सा आया, P2, फिर कौन सा आया, P3। आप P1 को चला चुके हो, 2 कदम चला चुके हो, तो अब आप P1 को काट के जो प्रोसेस आए हैं उनके बाद लगा दोगे। P1 लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपकी रेडी क्यू के अंदर सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है। रेडी क्यू में अब सबसे पहले प्रोसेस है P2, तो आप P2 को चलाओगे। P2 का बस टाइम था 4, वो 2 कदम चला, 4 से अब वो 2 हो गया। जब वो 2 कदम चला तो अब वो यहाँ से हट गया है, अब वो भी वापस आएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि कोई और नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ। वो 4 पे आया, देखते हैं 4 पे कोई और प्रोसेस आ रहा है क्या। 4 तक ये तो हो चुके थे, हाँ 4 पे P4 आ रहा है, तो अभी यहाँ पे हम रेडी क्यू में P4 डालेंगे, इसके बाद डालेंगे P2। अब देखते हैं कि रेडी क्यू में सबसे पहला कौन सा है, P3 है। रेडी क्यू में सबसे पहला P3 है, P3 चलाया, 2 चला। P3 का बस टाइम क्या था, 2 ही था। P3 का 2 था तो वो 2 चल के अब 0 हो गया, और अब वो वापस नहीं लगेगा क्योंकि वो प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब सबसे पहला प्रोसेस आता है P1, नया प्रोसेस तो अब कोई अराइव होगा नहीं क्योंकि चारों के चारों आ चुके हैं। अब आता है P1 का बस टाइम हमारे पास 3 था तो वो 2 चलेगा और वो 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा P1, अब यहाँ पे लग गया। अब सबसे पहला कौन सा है, P4 चलेगा 2 कदम, और P4 का बस टाइम पूरा हो चुका है तो अब P4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, P4 यहाँ खत्म हो गया, फिर चलेगा P2, फिर P2 चल के अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका P1, लास्ट में P1 है तो लास्ट में P1 चलेगा और P1 पूरा हो जाएगा। आप चाहे तो बस टाइम उसके साथ लिख सकते हैं, या जहाँ पे आप टेबल बना रहे हैं वहाँ पे ऐसे हल्का लाइट करके लिख सकते हैं कि उसका कितना बस टाइम बचा है। ये इसकी रेडी क्यू थी, ये आपको पूरी प्रॉपर बनानी है। यहाँ तो मैंने थोड़ी गंदी सी कर दी, आप थोड़ा साफ बनाना। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें टाइम क्वांटम 3 था, तो इसे आप चलाएंगे और ये भी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है, जैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थे तो आपके FCFS, SJF है ना, SRTF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। उसके बाद आपके 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और हैं, ये आए तो कभी है नहीं, ये तो क्वेश्चन की तरह पूछ सकता है, ये तो कभी आए नहीं है बट दे रखे थे तो कर लो। ठीक है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसमें याद करने का
या समझाने का कुछ नहीं है। अगर इसे देख के आपको समझ में आता हो या आप इसे क्रैम कर सकते हो तो इस डायग्राम को क्रैम कर लो, बाकी ये आएगा नहीं। ये आ सकता है डेडलॉक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था या ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा और ये आसान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 तरह की डेडलॉक होती हैं। 4 तरह की डेडलॉक होती हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अच्छा, ये डेडलॉक को हैंडल करने के तरीके हैं। डेडलॉक को हैंडल करने के 4 तरीके होते हैं जो मैंने आपको भी बताए। फिर एक क्वेश्चन वो आपको इसमें ऐसा ही पूछ सकता है, डेडलॉक की कंडीशन बताओ। ये 4 तो डेडलॉक की हैंडलिंग के मेथड हैं कि डेडलॉक अगर हो गई तो उसे हैंडल कैसे करोगे। वो पूछ सकता है कि डेडलॉक अगर क्या हो रही है उसकी कंडीशन बताओ। तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो प्रीवियस में आया है तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको ये 4 चीज़ लिखनी है। ठीक है, ये 4 चीज़ मैं बताऊंगा और इसे ही थोड़ा बड़ा कर करके लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आपके पास कोई नोट्स आए तो उसमें से इसे पढ़ लेना, अगर आपको डीप में पढ़ना है, या चैट जीपीटी कर सकते हो। तो देखो 4 मेथड थे डेडलॉक के। डेडलॉक इग्नोरेंस में क्या होता है कि अगर डेडलॉक आई, मैं नहीं मान रहा डेडलॉक आ रही है, तो बस आप उसे इग्नोर कर दो। इसे ऑस्ट्रिच मेथड भी बोलते हैं कि जैसे रेगिस्तान में या कहीं पे सैंडस्टॉर्म आते हैं तो ऑस्ट्रिच क्या करती है, वो अपनी नेक को सैंड के अंदर डाल देती है, तो उसे नहीं दिख रहा कि सैंडस्टॉर्म आ रहा है, तो उसके हिसाब से सैंडस्टॉर्म आया ही नहीं है। तो यही डेडलॉक इग्नोरेंस मेथड है कि सिंपली इग्नोर द डेडलॉक, इट सजेस्ट इग्नोर द डेडलॉक, बार बार ही लिखा है। ठीक है, ये यूज होता है, यूज व्हेन डेडलॉक अकर रिकर्सिवली, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन हाई होती है। और इसका एग्जाम्पल लिख रखा है कि ये यूनिक्स और विंडो में ये अप्रोच यूज करी जाती है। ठीक है, फिर आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक का हैंडल करने का दूसरा तरीका, एक तो इग्नोरेंस हो गया कि मैं मान ही नहीं रहा डेडलॉक आई है, दूसरा प्रिवेंशन। उसे प्रिवेंशन करने के लिए ये 4 मेथड आपको दे रखे हैं और ये 4 चीजें ही डेडलॉक की वजह भी हैं। ठीक है, इन्हीं वजह से डेडलॉक अकर होती है और यही 4 तरीके अगर आप रोक दो तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड द सेट ऑफ मेथड फॉर एंश्योरिंग एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन कांट होल्ड ट्रू। अगर इसमें से एक भी चीज आप फॉल्स कर दो तो डेडलॉक नहीं आएगी। कौन सा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? ठीक है, वन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है, कि जो आपका सीपीयू है उसमें एक बार में सिर्फ एक ही प्रोसेस हो। ठीक है, अगर एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस है तो डेडलॉक अकर हो सकती है, लेकिन अगर एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस को अलोकेट हो रहा है तो डेडलॉक अलोकेट नहीं होगी। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट क्या है कि एक बार में क्या होता है कि दो प्रोसेस है, मानो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट है और दूसरे प्रोसेस को भी सीपीयू चाहिए, तो सीपीयू ने क्या किया कि जो प्रोसेस ऑलरेडी काम कर रहा है उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दिया और दूसरे प्रोसेस को अलोकेट करवा दिया, तो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उससे डेडलॉक अकर नहीं होगी। ठीक है, और एक नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन एक प्रोसेस था वो, और उसमें मतलब 2 प्रोसेस हैं और कोई एक ऐसी कंडीशन है जो दूसरा प्रोसेस बार बार फेल कर रहा है और कंटिन्यूसली प्रोसेस 1 को ही सीपीयू मिल जा रहा है। ठीक है, प्रोसेस 2 को सीपीयू मिल नहीं पा रहा, तो इसे बोलते हैं नो प्रिम्पशन। फिर आता है सर्कुलर वेट, कि बहुत सारे प्रोसेस हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीपीयू के लिए, तो उससे एक डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और अगर ये वाली इनमें से एक कंडीशन भी आप फॉल्स कर देते हो तो डेडलॉक नहीं होगी। और डेडलॉक होने की यही वजह है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब डेडलॉक अकर हो रही है। ठीक है, फिर आता है अवॉइडेंस। डेडलॉक को हैंडल करने का एक तरीका अवॉइडेंस भी, कि उससे बचो, जितना हो सकता है उससे बचो। इसमें क्या होता है, आपको अवॉइड करनी होती है डेडलॉक, जितना आप उससे बच सकते हो उतना बचे। तो उसके लिए जो सिस्टम है वो रिक्वायर है कि आपके पास मतलब जो प्रोसेस उनकी कुछ प्रीवियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप डेडलॉक से बच सकें। और इसमें यही होता है कि एंश्योर करती है कि एक सर्कुलर वेट कंडीशन ना आए ताकि आप डेडलॉक से बच सकें। ठीक है, इसमें इतना सही लिखना है, ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के लिखना नहीं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अगला आता है डिटेक्शन, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, कि आप डेडलॉक को डिटेक्ट कर रहे हो और रिकवर कर रहे हो। तो डिटेक्शन आप कैसे कर सकते हो? डिटेक्शन करने के 2 तरीके हैं, सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स और फॉर सेवरल इंस्टेंस। एक सिंगल इंस्टेंस के लिए और एक सेवरल इंस्टेंस के लिए। सिंगल इंस्टेंस के लिए क्या है कि हम वेट फॉर ग्राफ बना सकते हैं फॉर आरईजी। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के लिए वेट फॉर ग्राफ बना सकते हैं। ये एक आरईजी ग्राफ है, ये वेट फॉर ग्राफ है। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे जो एरो हैं उन्हें डायरेक्ट रिसोर्स ना देके डायरेक्ट प्रोसेस एलोकेट करें। जैसे P1 था वो पहले R1 रिसोर्स पे जा रहा है और R1 रिसोर्स P2 पे जा रही है, तो हम डायरेक्ट इसे P2 पे डाल देंगे। मतलब मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये P2 था तो ये R3 पे जाके फिर P5 पे जा रहा है, डायरेक्ट P5 पे चला जाएगा। इस तरह से हम इसका वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे और बाय रिमूविंग द रिसोर्स और कनेक्टिंग द प्रोसेस डायरेक्टली, इसमें इतना ही लिखना है। फिर आता है फॉर सेवरल इंस्टेंस। सेवरल इंस्टेंस में लिख रखा है कि वेट फॉर ग्राफ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेवरल इंस्टेंस फॉर ईच टाइप अवेलेबल एलोकेट एंड रिक्वेस्ट। और फिर आता है रिकवरी। आपने डेडलॉक डिटेक्ट कर लिया जिसके 2 मेथड थे, सिंगल इंस्टेंस और सेवरल इंस्टेंस। अब उसे रिकवर कैसे करोगे? रिकवर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, प्रोसेस टर्मिनेशन और रिसोर्स प्रिम्पशन, कि पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, या जो वो रिसोर्स है जिसमें डेडलॉक आई है उस रिसोर्स को ही थोड़ी देर के लिए रोक दो या उस रिसोर्स को खत्म कर दो। ठीक है, प्रोसेस टर्मिनेशन के भी 2 हैं, कि ऑल प्रोसेस एट द टाइम या सर्टेन प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है सिर्फ उसे। बस इसमें इतना ही था। और फिर अगला हम देखते हैं यूनिट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।